क्या रेडिएशन जो है ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? अगर कहीं हम एक्सेस कर जाए, रेडिएशन एक्सेस कर जाए, इट हैज डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स, इट्स नॉट विदाउट साइड इफेक्ट्स एंड इट्स अ वाइड रेंज ऑफ साइड इफेक्ट्स इसमें है। आजकल एआई का जमाना है, तो इन रेडियोलॉजी में क्या चेंज देखने को मिली? Radiology has really evolved in a big way, and it has really helped community, helped humanity everywhere in the world. What is the difference between PCOS and PCOD? This has become more a social disease than a real problem in the society. Is it true women who have PCOS or PCOD cannot conceive? Yes, situation is very difficult, and this is honest cause of infertility, but it is not impossible नहीं है। क्या हर एक सिस्ट का मतलब PCOS या PCOD है? No, 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 no. USG, MRI और क्यों जरूरी है और किन किन को जो है ये टेस्ट करवाने चाहिए? स्कैन्स, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड और MRI की दुनिया की एक इंटरेस्टिंग कहानी, कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स और PCOS और PCOD की अनसीन बीमारी। आज हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर फारूक अहमद वानी, जो कि एक सीनियर रेडियोलॉजिस्ट और नॉर्थ एंड हॉस्पिटल के CEO है। सर, वेलकम टू रेडियो बारामूला एंड इट्स एन ऑनर टू होस्ट यू। Thank you so much, Furqana. जी सर। Okay, thanks for having me, Furqana. Thank you, Radio Baramulla, and thank you, viewers. थैंक यू सर। सर, मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। मैं डॉक्टर फारूक वानी, प्रोफेशनली आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट, जैसे आपने बोला। मैं नॉर्थ एंड हॉस्पिटल का MD CEO हूँ, जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और स्टेट ऑफ आर्ट कार्डियक केयर सेंटर है। जी। तो इट इज़ लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे 1, तापर पटन। जी सर। दैट्स इट। सर, आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम एक सिंपल सवाल से करते हैं। फॉर अ कॉमन पर्सन, एक रेडियोलॉजिस्ट का क्या रोल है? ओके, आप यूँ समझ लीजिए कि रेडियोलॉजी को आज के दौर में जो एडवांस्ड मेडिकल साइंसेज हैं, आज के दौर में इट इज़ एन आई ऑफ मेडिकल साइंस। बिल्कुल। मेडिकल साइंस की आंख रेडियोलॉजी है। बिल्कुल। जो कोई भी आजकल मेडिसिन प्रैक्टिस हो तो इट्स ऑल एविडेंस बेस्ड। पुराना ज़माना तो है नहीं। बिल्कुल। आज आपको हर एक चीज़ के लिए एविडेंस चाहिए एंड इट इज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़, सेकंड इंटरवेंशन, जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो हम रेडियोलॉजिकली इंटरवेंशन कर सकते हैं। और इसका एक वाइड स्कोप है थेरेपी में भी रेडियोलॉजी का। इन्हें 3, 1 एक डायग्नोसिस, डिजीज डायग्नोसिस, 2 इंटरवेंशन जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो, और 3 थेरेपी की जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो। सो इट इज़ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट फॉर मेडिसिन नाउअडेज। सर, जैसे कि हम टेस्ट करवाते हैं स्कैन, USG, MRI, और क्यों ज़रूरी है और किन किन को जो है ये टेस्ट करवाने चाहिए? देखो, हर रोज़ बहुत सारे पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं अपनी क्लिनिशियंस को, चाहे वो मेडिसिन रिलेटेड फिजिशियन हो, गायनोकोलॉजिस्ट हो, कोई ऑर्थोपेडिशियन हो, कोई सर्जन हो। वो उनका फर्स्ट लाइन कांटेक्ट होता है। और प्रॉपर डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए उनको रेफर करना ही करना पड़ता है पेशेंट को टू रेडियोलॉजिस्ट फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट। डिजीज़ का सही जांच करने के लिए, डिजीज़ का सही पता लगाने के लिए हम खुद पेशेंट्स को यूजुअली इनवाइट नहीं करते हैं, या पेशेंट्स खुद हमारे पास नहीं आते हैं। उनका फर्स्ट कांटेक्ट होता है कोई स्पेशलिस्ट जो अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हो। जब उनको कोई ज़रूरत फील हो जाए कि रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है उनको, चाहे अल्ट्रासाउंड रिलेटेड, चाहे CT रिलेटेड, चाहे एक्सरे रिलेटेड, या चाहे MRI रिलेटेड, देन दैट पेशेंट इज रेफर्ड टू रेडियोलॉजिस्ट फॉर बेटर डायग्नोसिस एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बिल्कुल सर। सर, आपने CT स्कैन और MRI की बात की, तो CT स्कैन और MRI में क्या डिफरेंस है? देखो, अगर पेशेवर हैं तो इसको बताएं तो इट्स अ वाइड स्कोप। सिंस ये जो हमारी डिस्कशन है प्रोबेबली इट इज फॉर द कॉमन पीपल, आम लोगों के लिए है। CT स्कैन अगर डायग्नोस्टिक मोडेलिटी के लिए यूज़ किया जाए, या MRI डायग्नोस्टिक एज ए डायग्नोस्टिक मोडेलिटी यूज़ किया जाए, CT का अपना स्कोप है डायग्नोसिस के लिए। किन पेशेंट्स को CT बेटर सूट करेगा या किन पेशेंट्स को MRI ज़्यादा बेटर सूट करेगा, वो रेफरिंग क्लिनिशियन ही बताएगा कि CT का अपना कहाँ रोल है फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज एंड MRI का कहाँ रोल है। ब्रॉडली स्पीकिंग आम लोगों के लिए जो CT स्कैन है इट इज़ रेडिएशन बेस्ड। जैसे हमारा एक्सरे
है, एक्सरे रेडिएशन पर है उसका प्रिंसिपल, इसी तरह सीटी का भी प्रिंसिपल रेडिएशन बेस्ड है। एमआरआई का जो प्रिंसिपल है, काम करने का जो उसका मेथड है, वो मैग्नेटिज्म पर है। बाकी स्कोप डिफरेंट है डायग्नोसिस के लिए। जहां एमआरआई काम नहीं करेगा वहां हम सीटी काम करेगा। जहां सीटी का काम हमें वो एडिशनल हेल्प चाहिए, वी टेक फ्रॉम एमआरआई। ठीक है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ग्रॉसली स्पीकिंग, ये ग्रॉसली मैंने आपको बोला। क्या रेडिएशन जो है ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? श्योरली, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हर एक चीज का अपना एक लिमिट होता है। बिल्कुल। एक जो जहां हम डायग्नोस्टिक फील्ड में रेडिएशन यूज करते हैं, जहां सपोज हमें एक्सरे टेस्ट करना हो या किसी और चीज का एक्सरे करना हो, इसी तरह किसी चीज का सीटी करना हो, इसके लिए एक स्पेसिफिक डोज होता है जो किसी हद तक अगर हार्मफुल भी हो, बट इट्स नॉट दैट हार्मफुल कि पेशेंट किसी मॉर्बिडिटी या कोई मोर्टेलिटी के कोई चांसेस हों। ठीक है, विद इन नॉर्मल रेंज, विद नॉर्मल रेंज अगर रेडिएशन का यूज किया जाए, इट्स मच मोर हेल्पफुल। ऑफ कोर्स इट हैज, अगर कहीं हम एक्सेस कर जाए, रेडिएशन एक्सेस कर जाए, इट हैज डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स। इट्स नॉट विदाउट साइड इफेक्ट्स एंड इट्स अ वाइड रेंज ऑफ साइड इफेक्ट्स इसमें है। तो कैसे आप जो ये स्कैन करते हैं, कैसे ये आपको हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने में कि पेशेंट के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है? वही मैं अब मैंने जैसे पहले बोला आपको, ये बेटर जो रेफरिंग क्लिनिशियंस होते हैं वो किसी मखसूस डिजीज के लिए हमारे पास पेशेंट को भेजते हैं। सपोज किसी को एक्यूट एब्डोमेन हो, एब्डोमेन में एक्यूट दर्द हो या कोई रिनल प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए वो रेडियोलॉजिस्ट को भेजते हैं। सपोज एक्यूट एब्डोमेन में उनको देखना है कि ये पेनक्रियास रिलेटेड तो नहीं है, ये गॉल ब्लैडर रिलेटेड तो नहीं है, कोई एब्डोमेन में कोई कलेक्शन तो नहीं है, एब्डोमेन में कोई सिस्ट तो नहीं है और कोई एक्यूट इमरजेंसी तो नहीं है। तो उस वे में हमें ये डिपेंड करता है कि पेशेंट आपके पास जो आएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, पेशेंट किस कैपेसिटी में किस स्पेशलिटी से हमें आएगा फॉर डायग्नोसिस, फॉर इंटरवेंशन, फॉर थेरेपी। ये सारा डिपेंड करेगा पेशेंट टू पेशेंट, आपको किस चीज के लिए, मतलब इट्स नॉट स्पेसिफिक कि पेशेंट आया वो किस चीज के लिए डायग्नोज करवाना चाहता है, उसके अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल, वो बेसिकली काम होता है रेफरिंग क्लिनिशियंस जो होते हैं हमारे, चाहे उसमें फिजिशियन हो, सर्जन हो, ऑर्थोपेडिशियन हो, गायनोकोलॉजिस्ट हो, वो उन्हीं का काम होता है कि हमें भेज दें और उनका एक क्लिनिकल हिस्ट्री होती है उसके साथ और उनका अपना इंप्रेशन होता है उसके साथ, फिर हम उस चीज़ को आगे फैसिलिटेट करते हैं अपने डॉक्टर को और पेशेंट को बेनिफिट करने के लिए। बिल्कुल। क्या कोई ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जिसको आपको डायग्नोज करने में कंफ्यूजन हुई हो और लास्ट में फिर पता चला इन टेस्ट्स के जरिए कि इस पेशेंट के अंदर कौन सी प्रॉब्लम थी? दिस टू इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो मैं आपको बताऊं कि मेडिकल साइंस इट इज जस्ट फ्लोइंग वाटर, जैसे रिवर होता है ना, नेवर द सेम वाटर्स अगेन। जो व्हाट स्टैंड्स ट्रू एज ऑफ नाउ कैन नॉट स्टैंड ट्रू टुमारो। जो कल सही होगा मे इट नॉट बी ट्रू डे आफ्टर। एक ओवरलैप प्रेजेंटेशन होती है हर एक बीमारी की। बिल्कुल। सपोज कोई एक्यूट एब्डोमेन करके आया, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज कॉलिलिथेसिस या आपको गाल स्टोन्स हैं या किसी को पेनक्रियास में सूजन है, तो कहीं ना कहीं और डिजीज इवॉल्व होने में टाइम लगता है। सपोज कोई एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस पेशेंट आया आपको फर्स्ट आवर एक्यूट एब्डोमेन के साथ, फर्स्ट आवर में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। जो चेंजेस आती हैं वक्त रहते बीमारी में, तो वो चेंजेस शायद कहीं लेट प्रेजेंट कर जाए, इनिशियली वी मे मिस। सिमिलरली कोई ट्रॉमा पेशेंट आया, ही में इनिशियली उनके आपको एब्डोमेन में आपको ब्लड नहीं मिलेगा, आपको लंग्स में ब्लड नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे कोई ब्लीडर अंदर होगा, जैसे जैसे वो इवॉल्व होता जाएगा, ब्लड जमा होता जाएगा, वैसे वैसे हमें वो रेडियोलॉजी में, खासकर मैं अल्ट्रासाउंड की बात कर रहा हूँ, वो अल्ट्रासाउंड पर आपको दिखेगा कि पेशेंट के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको का डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन की बात नहीं है, एवरी टेक्नोलॉजी हैज इट्स लिमिटेशन। जैसे आपको कहीं भी किसी भी टेक्नोलॉजी में जाओ, एवरी टेक्नोलॉजी हैज इट्स लिमिटेशन, इट्स बेनिफिट्स और इसके ड्रॉबैक्स। सेम is radiology. This is just imagination. The word has come. Imaging is imagination. So your imagination cannot be always perfect. आप imagination में हमेशा perfect नहीं हो सकते हैं. Yes, we will have precision. We will have fair degree of precision in diagnosing the things. But at the same time, we do have limitations. At times yes, at times yes. बिल्कुल. आजकल AI का ज़माना है. तो इन रेडियोलॉजी में क्या चेंज देखने को मिली? Yes.
मैं आई हैव बीन परस्यूइंग रेडियोलॉजी, पिछले 25-26 साल से मैं रेडियोलॉजी को परस्यू कर रहा हूँ और इसकी मैं इवेल्युएशन देख रहा हूँ. बिल्कुल. व्हाट वाज इन समवेयर, आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस इन 2000 में मैंने स्टार्ट की समवेयर इन मार्च आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय दिस पीजी. तो जितना वक्त रहते रेडियोलॉजी इवॉल्व हुआ, शायद मुझे नहीं लग रहा है कि मेडिकल साइंस में और कोई फील्ड इतना फास्ट इवॉल्व हुआ. चाहे आप बेसिक एक्सरे की बात करें, कन्वेंशनल एक्सरे करते थे, उसके बाद हमारा सीआर सिस्टम आया, आज डायरेक्ट रेडियोलॉजी पर बात चल रही है. इसी के साथ हमारा सीटी स्कैन जो 2 स्लाइस था, फिर 16 स्लाइस, 264 स्लाइस, आज पता नहीं कहाँ पहुँच गया. इसी तरह एमआरआई की बात, हम 0.2 टेस्ला के साथ काम करते थे, फिर 1.5 टेस्ला, फिर 3 टेस्ला, फिर आगे आगे पता नहीं कहाँ पहुँच गए हम. इसी तरह रोल ऑफ पेट स्कैन इसमें आया. और radiology has really evolved in a big way, and it has really helped community, helped humanity everywhere in the world. This is a really wonderful subject. बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है AI in medical field. Surely. मैं आपको एक let me share this with you. जहाँ तक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी का ताल्लुक है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी जिस वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवॉल्व हो रही है, मे बी इन कपल ऑफ ईयर्स, बिल्कुल, AI may take over completely diagnostic radiology. One, except शायद रेडियोलॉजिस्ट का रोल रहेगा इंटरवेंशनल एंड थेरेपेटिक पार्ट में, और डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में मुझे लग रहा है कि हमारा सिर्फ इतना मुझे लग रहा है, दिस इज माय अपना परसेप्शन है, जब द वे AI इज जिस तरह एडवांस हो रहा है AI, मुझे लग रहा है हमारा सिर्फ ये होगा कि वी हैव टू ऑथेंटिकेट. AI रिपोर्टिंग को हमें शायद वक्त रहते ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा. दैट्स ऑल. सर, अब हम अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं. आजकल महिलाओं में, ज्यादातर छोटी छोटी लड़कियों में PCOS और PCOD रैपिडली इंक्रीज हो रहा है. तो और इसमें कंफ्यूजन होती है, PCOS और PCOD है क्या? तो आपसे हम जानना चाहेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PCOS एंड PCOD? दिस इज अ वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा पूछा. मैं आपको दोबारा ये बोलूँगा कि आई हैव सीन एवोल्यूशन ऑफ PCOD and social awareness past 25 years. जिस तरह पैरास्टामोल ओवर द काउंटर ड्रग है या कोई और ओवर द काउंटर ड्रग है, सिमिलरली दिस इज ओवर द काउंटर डायग्नोसिस नाउअडेज. लोग खुद आते हैं, बिल्कुल, एक रेंज में 16 ईयर टू 45 टू 50 ईयर के रेंज में. आजकल बच्चियां, औरतें खुद आती है कि डॉक्टर प्लीज सी टू इट वेदर आई एम हैविंग PCOD और PCOS. जस्ट मैं बता दूंगा आपको कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू. लेकिन मैंने इतना इवोल्यूशन इसमें देखा, इसमें इतनी अवेयरनेस देखी कि दिस हैज बिकम मोर ए सोशल डिजीज देन अ रियल प्रॉब्लम इन द सोसाइटी. किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में जो इंसिडेंस है PCOS की, वो है 7 to 25% in age bearing group. Age bearing group is somewhere between 15 to 44 years. अब आपने पूछा कि what is difference between the two, PCOS और PCOD में क्या फर्क है? बिल्कुल, मैं पहले आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा कॉमन पब्लिक को. Polycystic ovarian syndrome is PCOS. Syndrome means when we have group of symptoms. Okay. PCOD means polycystic ovarian disease. Polycystic ovarian disease is confined to morphology. सिर्फ ओवरी को रिलेटेड इसमें स्ट्रक्चर क्या है ओवरी का. ओवरी का PCOD लेबल करना क्या क्राइटेरिया है? इट इज नॉट सिंड्रोम. सिंड्रोम में हमें आता है 3 चीजें. 1, पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या है, पीरियड्स का कम, साइकिल्स का कम आना या बिल्कुल नहीं होना. 1, 2, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, जैसे कि हिर्सुटिज्म, बाल आना, मेल हार्मोन रिलीज जिसमें होता है. हाँ, जैसे कि हिर्सुटिज्म मींस बाल आना. क्राइटेरिया नंबर 2. क्राइटेरिया नंबर 3 इज PCOD. सो PCOD इज पार्ट ऑफ PCOS. ओके, 3 चीजें मैंने बोली आपको. ऑलिगोमेनोरिया मींस लेस पीरियड्स, या एमेनोरिया मींस नो पीरियड्स. 1, 2 इज हिर्सुटिज्म, अनवांटेड ग्रोथ एट सम प्लेसेस जहां ग्रोथ यूजुअली हेयर का नहीं होता है, जैसे फेस है या और कोई प्लेसेस है जहां. और बाकी थर्ड होता है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. दैट इज ओवरी में अगर छोटे छोटे इमेच्योर फॉलिकल्स बनते हैं और टोटल ओवरी का वॉल्यूम किसी भी पेशेंट में एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज मोर देन 10 ml. तो PCOD इज पार्ट ऑफ PCOS. सो आई होप कि आपको आया समझ. हाँ, बिल्कुल. क्या सिर्फ ये रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है? हाँ, ब्रॉडली स्पीकिंग
मैं आपको बता दूं कि द कॉमनेस्ट काज ऑफ इनफर्टिलिटी एज ऑफ नाउ जो है दैट इज पीसीओडी या पीसीओएस, कॉमनेस्ट काज ऑफ इनफर्टिलिटी, दो दिस इज नॉट द ओनली काज ऑफ इनफर्टिलिटी, लेट मी क्लियर इट। ठीक है, आपने इनफर्टिलिटी रिलेटेड ये पूछा, इसके अलावा यस इट हैज़ अदर इसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं। सपोज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इससे होता है, यूट्रस का जो अंदर का हिस्सा होता है एंडोमेट्रियम जो पीरियोडिक शेडिंग होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। सो एंडोमेट्रियल कैंसर्स और ओवेरियन स्टिमुलेशन ज़्यादा होती है, और ओवेरियन ट्यूमर्स, ओवेरियन कैंसर्स, दिस दो नॉट द डॉक्यूमेंटेड वन, बट ब्रॉडली बुक्स में इसका मेंशन है कि एंडोमेट्रियल प्रॉब्लम आएगी। और वन मोर थिंग विच इज आल्सो कॉमनेस्ट कॉज, दैट इज ओबेसिटी। यानी दो चीजों के लिए पीसीओएस डायरेक्टली कल्प्रिट है। वन, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, नंबर टू, एज बेयरिंग ग्रुप में कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ओबेसिटी, कॉमनेस्ट, टू कॉमनेस्ट इन पीसीओएस। ओके, is it true women who have PCOS or PCOD cannot conceive? See, we have difficulty, ये ज़रूरी नहीं है, we have difficulty, इसमें मुश्किल है कंसीव करना, क्योंकि इसमें जो हमें मैच्योर फॉलिकल चाहिए एक साइकिल में, उसका बनना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो एक हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो थीका सेल्स को उस स्टेज तक लाने नहीं देना, मतलब इट डज नॉट कम टू द स्टेज जहां हमारा एक अच्छा सा फॉलिकल बने और वो रप्चर हो जाए। सिंस एलएच की लेवल बहुत ज़्यादा होती है और हमें रिक्वायर्ड डायमेंशंस नहीं मिलते हैं उस फॉलिकल के लिए जो मंथली रिलीज हो, जो हमें हेल्प करे आगे कंसीव होने में। यस, सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट एंड दिस इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल नहीं है। Okay. It is not that we cannot exclude. Yes, you cannot exclude a fertile female. You cannot exclude on the basis of PCOD alone that she cannot conceive. Okay. We do have chances. We have battery of drugs we have जहाँ हम ओवरी को स्टिमुलेट कर सकते हैं to give एक अच्छा फॉलिकल बनाने के लिए, लाइक क्लोमिफेन साइट्रेट है, या पीसीओडी में हम लिट्रोजोल ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें मायूस होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू वर्क ऑन इट, डेफिनेटली समय रहते हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं कभी न कभी फॉलिकल बनेगा, रिलीज होगा, तो प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व होगी। कहीं ना कहीं जो मिथ थी आज, उस मिथ को जो है डॉक्टर साहब ने ख़त्म कर दिया कि चांसेस जो है हैं। सर आप हमें बताइए, क्या पीसीओएस और पीसीओडी क्योरेबल है? सी दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। ब्रॉडली स्पीकिंग वी डोंट हैव डेफिनेट ट्रीटमेंट, कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है पीसीओडी के लिए या पीसीओएस के लिए, कोई टारगेटेड ट्रीटमेंट नहीं है इसके लिए। यस, थिंग्स आर ट्रायल में है और मेडिसिन देते हैं हम, जो पहले मैंने बोला कि दिस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ओबेसिटी, पहला उसी पर फोकस करें, ओबेसिटी को कम करें। दो ओबेसिटी इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, इवन थिन पेशेंट्स कैन हैव पीसीओडी, कैन हैव पीसीओएस विदाउट बीइंग ओबेस। बिल्कुल, आप समझे मेरी बात? मैंने भी देखा है, पतले लोगों में भी आज एग्जैक्टली वो पहला हमारा जो है, लेट्स टारगेट आवर ओबेसिटी, वेट लॉस। वेट लॉस में हमारा जो मेन कल्प्रिट है, मेन जो हमारा, सिंस वी बिलोंग टू राइस बॉल, कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, शुगर कंटेंट कम करें, हाई कैलोरी फूड को कम करें। 1, 2, जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं टू मॉनिटर द साइकिल्स, टू रेगुलराइज द साइकिल्स। 2, तीसरा, अगर इनफर्टिलिटी का ज़्यादा ही हो, कि जैसे मैंने आपको 1-2 ड्रग्स का नाम दिया, आपको क्लोमिफेन साइट्रेट और डेल्ट्राजोल देते हैं हम ओवुलेशन के लिए। और चौथा, इसमें हेयर ग्रोथ का इशू रहता है, तो उसमें हम उसका एनालॉग देते हैं, स्पाइरोलेक्टोन, या हम एल्डेक्टोन वगैरह देते हैं पेशेंट को वो चीज़ करने के लिए। सो जो हमारा मेजर इस वक्त whatever treatment is available with us, that is more towards the symptoms. जो disease process है, खुद disease process को मैं अपना being in the radiology past 25 to 26 years, मेरा अपना तजुर्बा है कि I hardly see any patient recovering, showing signs of recovery. दो it has इसके साथ morbidity है। Morbidity means we have to compromise the quality of life. Suppose कोई obese है, कोई scanty periods के साथ है, कोई infertility के साथ, but this is never a life-threatening disease. This has zero mortality. Mortality इसके साथ कोई जुड़ी हुई नहीं है, तो लेकिन इसकी morbidity है। ऐसे कौन से साइंस है जो एक खातून को इग्नोर नहीं करने चाहिए?
किसको रिलेटेड? PCOS. PCOS को रिलेटेड। देखो अगर शी हैज सम इरेगुलरिटी इन साइकिल्स, पीरियड्स में कहीं इरेगुलरिटी आई, जैसे मैंने बोला ओलिगोमेनोरिया हो, आपको पेशेंट्स को स्केंटी साइकिल्स आते हों, कम साइकिल्स आते हों, या डिलेड साइकिल्स हों, 1 महीना 2 महीना 3 महीने का डिले साइकिल हो, या अनयूजुअली वेट का बढ़ जाना हो, या आपको अनवांटेड प्लेसेस पर हेयर ग्रोथ हो, या आपको एक्नी हो, या स्किन के पैचेस आए, ये या देयर इज एक्सेसिव हेयर लॉस, हेड का हेयर लॉस, कुछ ज्यादा ही हेयर लॉस हो, तो इट मस्ट अलर्ट यू। आपको थोड़ा इट वारंट्स कि आपको खुद को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। PCOS को रिलेटेड, PCOD को रिलेटेड की मैं बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं डाइट का इस पे बहुत ज्यादा रोल है, लाइफस्टाइल हमें चेंज करनी है। श्योरली, मैंने बोला आपको आवर फर्स्ट प्राइम जो हमारा टारगेट रहेगा वो दैट इज अबाउट ओबेसिटी ओनली। हमें ओबेसिटी को किसी भी वे में खत्म करना है। सी, PCOD एंड ओबेसिटी ये इंटर रिलेटेड है, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। आप कोई ओबेस है, PCOD, कोई PCOD हो गया तो ओबेसिटी और आएगी। दिस फॉर्म्स अ साइकिल। सो ऑब्वियसली मैंने बोला आपको, चेंज इन लाइफस्टाइल, गुड एक्सरसाइज, मॉर्निंग इवनिंग, ब्रिस्क वॉक एंड योर फूड। दैट मीन अगर हम अपनी लाइफस्टाइल पर तवज्जो करें तो हम सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। श्योरली यस, श्योरली किसी हद तक डिजीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो सपोज अगर आपका किसी का वॉल्यूम किसी एक लेवल तक है, वो उसको बढ़ने नहीं देना है, आगे नहीं जाने देना है, ओवरीज को अलार्मिंगली एनलार्ज नहीं होना है, तो वी कैन एटलीस्ट कंट्रोल। अगर डिजीज प्रोसेस को हम इलाज के लिए कुछ नहीं करेंगे तो एटलीस्ट वी कैन कंट्रोल। क्या हर एक सिस्ट का मतलब PCOS या PCOD है? नो। बेसिकली दिस इज मिसनॉर्मल। PCOD भी कोई सिस्ट नहीं है। लेट इट बी क्लियर, ये ओवरी की कोई सिस्ट नहीं है, दे आर इमेच्योर फॉलिकल्स। ये वो फॉलिकल्स हैं जो मैच्योर नहीं होते हैं। मैच्योर फॉलिकल हर एक साइकिल में या जब बनते हैं तो ये रप्चर हो जाते हैं एक साइकिल में, दोनों साइड या एक साइड। इमेच्योर फॉलिकल्स जमा हो जाते हैं ओवरी में, रप्चर नहीं हो पाते। यस, दे फॉर्म द वो पर्ल्स का वो बनाते हैं, बीडा पर्ल्स ओवरी के पेरिफेरी में रहते हैं। और ये बेसिकली सिस्ट विस्ट कोई नहीं है, दे आर इमेच्योर फॉलिकल्स। बाकी ओवरीज में जो सिस्ट होते हैं दैट्स अ ह्यूज टॉपिक। वी कैन हैव फिजियोलॉजिकल सिस्ट जो रूटीनली बनते हैं और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और पैथोलॉजिकल सिस्ट जिनका इलाज बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज भी हर एक साइकिल में तकरीबन हर एक ओवरी में फिजियोलॉजिकली सिस्ट्स बनते रहते हैं, और नेक्स्ट साइकिल में वो खुद खत्म हो जाते हैं, जिसके लिए पेशेंट को कभी पैनिक नहीं होना है। बाकी जितने भी पैथोलॉजिकल सिस्ट्स हैं वो डॉक्टर साहब जो अपने रेफरिंग गायनोकोलॉजिस्ट होंगे जो वो समझ पाते हैं कि किस सिस्ट का कौन सा फिजियोलॉजिकल है, कौन सा पैथोलॉजिकल है, तो उसी वे में उनका इलाज कराएं। ओके, थैंक यू सर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो है फन रैपिड फायर। लेकिन सर यहाँ पे शर्त ये है कि आपको सिर्फ एक ही वर्ड में जवाब देना होगा। श्योर। ग्रीन टी और कॉफी? कॉफी। वाओ, कॉफी लवर यहाँ पे भी मौजूद है। डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट? डे शिफ्ट। हार्डर टू डायग्नोज, ब्रेन और एब्डोमेन? डेफिनेटली ब्रेन। MRI करते वक्त अगर कोई पेशेंट मूवमेंट करता है तो गुस्सा आता है? ये मोर टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है, बिकॉज़ रेडियोलॉजिस्ट डायरेक्टली MRI के साथ रिलेटेड नहीं होता है। गुस्सा आएगा, ह्यूमन रिएक्शन, ट्रू। ओके, फिर उस टाइम पे क्या करते हैं? गुस्सा पीना पड़ता है, क्या करें और। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप कि आपने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा और ये पॉडकास्ट आगे जाके आपके लिए फायदेमंद रहेगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर टॉलरेटिंग मी फॉर दिस टाइम। थैंक यू सो मच फुरकान। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच रेडियो बारामूला।